हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 किताब के अध्याय 1 लोकतंत्र को देखते हैं। तो इसमें जो प्रश्नोत्तर है, चैप्टर को तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका जो प्रश्नोत्तर है वो बाकी रह गया था। तो इसमें जो प्रश्नोत्तर है उसको आज हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 1 लोकतंत्र। तो इसमें सबसे पहले है, आइए याद करें। तो इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान है कि डैश में राजा लोगों पर शासन करते थे। तो पहला का उत्तर होगा, राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते थे। तो आपका पहला का रिक्त स्थान का उत्तर होगा राजतंत्र। दूसरा है, रिक्त स्थान में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तो स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। वहां लोग किसी मैदान में जमा होकर सीधे मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उससे सरकार का गठन होता है। 3 नंबर है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें उत्तर होगा, समानता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है 4 नंबर, लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को रिक्त स्थान देने का अधिकार होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा, मत देने का। तो सभी भारत के नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है, जिसके प्रयोग के द्वारा वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधियां सरकार बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। 5 नंबर में है कि जनता मतदान करके रिक्त स्थान का चयन करती है। तो यहाँ डैश जो है खाली जगह है, तो उसमें होगा प्रतिनिधियों का चयन करती है। तो पहला का होगा राजतंत्र, दूसरा का होगा स्विट्जरलैंड, तीसरा का है समानता, चौथे का है मत और 5वें का है प्रतिनिधियों का। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आप कर लेंगे, खाली स्थान सारा कर लेंगे। अब आगे है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर है, समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। तो उत्तर है पहला, समानता के लिए कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला है, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। दूसरा है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। तीसरा है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ये 3 कानूनी प्रावधान है समानता के लिए। पहला है, कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं, और हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। तो सार्वजनिक स्थान क्या है, जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, सार्वजनिक कुआं, तो डाकघर, तो ये सारे क्या है, स्टेशन, ये सार्वजनिक स्थान है। मंदिर, मस्जिद, तो यहाँ सबको जाने की स्वतंत्रता है। ये भी एक कानूनी प्रावधान है। और तीसरा है अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत की भावना क्या है, दंडनीय अपराध है। आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये 3 हो गए, तो इसे आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना से फायदा हुआ है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सरकारी स्कूल में क्या मिलता है, MDM, मध्याह्न भोजन। तो स्कूल में आपको क्या मिलता है, भोजन दिया जाता है खाने का। तो मध्याह्न भोजन योजना से क्या फायदा हुआ, ये आपका प्रश्न है। तो उत्तर है, मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव काफी सकारात्मक रहा। जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में दर में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को इससे काफी राहत मिली। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रह को भी कम करने में सहायक हुआ। तो इससे क्या क्या फायदा हुआ, पहला फायदा हुआ कि बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं उनका नामांकन में वृद्धि हुआ। वे अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में अपना नाम लिखाने लगे और
बच्चों का ठहराव होने लगा। पहले स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते थे लेकिन बहुत जल्दी स्कूल छोड़ देते थे, और दोपहर का भोजन खिलाने के लिए जो उनकी माताओं को काम से छोड़कर घर आना पड़ता था, तो उसमें क्या हुआ, राहत मिल गई। उनको काम छोड़कर घर आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चे विद्यालय से ही भोजन करके जाते हैं। और इससे क्या हुआ, जातिगृह जो पूर्वाग्रह है वो कम हुआ। तो इसमें जो माता समिति खाना बनाती हैं, मतलब बच्चों की माहें ही मिलकर खाना बनाती हैं जिनको नियुक्त किया जाता है उस काम के लिए। तो पहले जो जातिगत भावना था कि इस जाति का है तो हम उसके हाथ से नहीं खाएंगे, तो ये भावना भी बच्चों में कम होने लगा। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसको बाद में आराम से लिख लेंगे। अब आगे देखिए, 3 नंबर है कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो उत्तर है कि 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद रोसा पार्क नामक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, और उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया। तो क्या है कि जब 1 दिसंबर 1955 पर एक महिला काम करके घर वापस आ रही थी, उनका नाम था रोसा पार्क। तो वो अफ्रीकी महिला थी लेकिन वो अमेरिका में रहती थी, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त थी उसको। तो वो बस में आते समय सीट में बैठी हुई थी और एक गोरा व्यक्ति जो अमेरिकन था, अमेरिकन को गोरा कहा जाता और अफ्रीकनों को काला, तो जो गोरा व्यक्ति था वो सीट में उस रोजा पॉक्स जो महिला थी उनकी सीट में बैठना चाहता था, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि वो सीट देने से उन्होंने मना कर दिया। और उस दिन के बाद क्या, उनके इनकार के बाद जो अफ्रीकी अमेरिकन थे उनके साथ जो असमानता हो रहा था उसके लिए आंदोलन शुरू हो गया, और इस आंदोलन को नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। और यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया। अहिंसात्मक मतलब इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, मारपीट दंगा नहीं हुआ, बस अहिंसा के द्वारा अपने अधिकारों के लिए लड़ाई होता रहा। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देखते हैं, 4 नंबर में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। उत्तर है भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है और इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो सरकार के चुनाव के लिए जो भारत के नागरिकों को मतदान का अधिकार है, आप सुने हैं कि चुनाव होता है तो चुनाव में मतदान करते हैं, आपके घर के सदस्य भी करते होंगे, तो जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वे लोग मत दे सकते हैं चुनाव में और अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। तो ये जो चुनाव मतदान देने का अधिकार है इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अब देखिए 5 नंबर में है किसी लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताइए। 5 नंबर में है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। तो उत्तर है किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषता निम्नलिखित है। तो पहला है कि सफल लोकतंत्र प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। जनता के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। और दूसरा है कि सफल लोकतंत्र में लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। तो पहला है कि लोकतंत्र प्रणाली में, सफल एक लोकतंत्र प्रणाली में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त है, मतलब प्रत्येक चीज के लिए उसे समानता का अधिकार है और साथ ही उनके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके द्वारा जो चुनी गई सरकार है उनकी होती है। और दूसरा पॉइंट है कि एक सफल लोकतंत्र में लोगों को बोलने की आजादी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि सरकार कोई गलती करे तो उसके लिए भी वो विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इसे आप लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं
5 नंबर हो गया। अब है आइए चर्चा कीजिए। तो इसमें 3 नंबर में है संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है? तो उत्तर है संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। साथ ही एक असमानता का आधार जाति व्यवस्था भी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। तो इसमें क्या है कि संविधान में समानता का प्रावधान है, लेकिन फिर भी क्या है, सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी असमानता है। वो कभी कभी निर्धनता के कारण भी असमानता होता है, या फिर कभी जाति के आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। और गरीब लोग, जो निर्धन लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। बहुत समय अभी भी ऐसा होता है, या फिर जाति के आधार पर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ये सारे क्या हैं कि ये सारे समानता के प्रावधान है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कमियां रह गई है। लोग उसे अभी भी मानने को पूरी तरह तैयार नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर की किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। तो सब लोकतंत्र की सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार है या नहीं, क्योंकि मत के द्वारा ही यही सब लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है। लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए अन्य अवसरों जैसे रोजगार, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, समानता एवं धार्मिक स्वतंत्रता पर भी समानता के कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है। सिर्फ मतदान दे देने से ही समानता का अधिकार नागरिकों को नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए उसके जो बाकी क्षेत्र हैं, जैसे रोजगार के क्षेत्र में, धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपयोग के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी, समानता प्रदान करनी होगी। ठीक है, ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, इसको अच्छे से कर लेंगे। अब आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है कि बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने की एक प्रायोगिक योजना है। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व करने, समस्या के समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। मेरे विद्यालय के बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं। प्रत्येक का निश्चित कार्य निर्धारित होता है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं। इनकी अपनी एक कार्य योजना होती है। तो क्या है, प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया जाता है, और इस गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र में जो प्रणाली है उसको विद्यालय में से ही, छोटे स्तर से ही बच्चे सीखें, और विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास हो, समस्या का समाधान ढूंढने में वे समर्थ हो, निर्णय लेने में समर्थ हो, और उनके बीच जो सामूहिक एकता है उसको भी बढ़ावा मिले। तो मेरे विद्यालय में भी बाल संसद है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित कई मंत्री हैं, जैसे
सरकार गठन में प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उसी तरह से विद्यालय में भी प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं और सभी का कार्य निर्धारित किया हुआ है और सभी सदस्य विद्यालय में के जो विकास कार्य हैं उस पर ध्यान देते हैं और अपनी कार्य योजना बनाकर उसको पालन करते हैं। तो ये समझ गए, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। इसको आप अच्छे से पढ़िए और कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।